हेलो बच्चों। तो सरफेस केमिस्ट्री का एक ऐसा पोर्शन जहां से आपको कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वो है हमारा गोल्ड नंबर। मतलब गोल्ड नंबर एक ऐसा पोर्शन हो जाएगा कि जहां से देखा जाए तो हमने पूरे सरफेस केमिस्ट्री को क्या करा है, सरफेस केमिस्ट्री हमारा पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन था, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं क्या, तो ये एक ऐसा पोर्शन है जहां से मुझे एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ सकता है। तो इसको हमें अच्छे से समझना होगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि भैया गोल्ड नंबर क्या है, ये किसके लिए डिफाइन किया जाता है। तो गोल्ड नंबर डिफाइंड फॉर लायोफिलिक सॉल्ट या लायोफिलिक कोलाइड, है ना। किसके लिए, ये लायोफिलिक सॉल्ट के लिए डिफाइन किया जाता है। और हमें पता है कि जो लायोफिलिक सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्रोटेक्टिव कोलाइड होते हैं। लायोफिलिक कोलाइड क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं लायोफिलिक कोलाइड हमारे प्रोटेक्टिव कोलाइड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि लायोफिलिक, अब ये वर्ड मैंने क्यों यूज किया है आपको आगे जाके समझ में आएगा, कि लायोफिलिक सॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव कोलाइड। याद है आपको कि मैंने कहा था कि आपके पास में अगर लायोफिलिक सॉल है तो लायोफिलिक सॉल मतलब आपके पास में सॉल के आसपास क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। तो गोल्ड नंबर का यहाँ पे कैसे क्या रोल रहेगा, तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई गोल्ड नंबर किसके लिए डिफाइन किया जाता है, तो वो लायोफिलिक सॉल के लिए डिफाइन किया जाता है। और लायोफिलिक सॉल को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड भी बोलते हैं। अब जरा डेफिनेशन इसकी डिटेल में लिखते हैं। देखो जरा इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है। गोल्ड नंबर इज डिफाइंड फॉर हाई लायोफिलिक सॉल्ट, ये हमें समझ में आया था। अब ये गोल्ड नंबर है क्या, अगर हमें देखना है तो गोल्ड नंबर इज नंबर ऑफ मिलीग्राम्स। ध्यान से देखना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगी, तो पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए कि गोल्ड नंबर इज नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव और लायोफिलिक कोलाइड्स। मतलब किसके नंबर ऑफ मिलीग्राम्स, जो लायोफिलिक या प्रोटेक्टिव कोलाइड है उसके नंबर ऑफ मिलीग्राम है। तो गोल्ड नंबर इज नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ protective or lyophilic collide added in 10 ml gold solution to stop coagulation if 1 ml NaCl is added। क्या समझ में आई? देखो अब इसे आप ऐसे समझो। आपको याद है कि जब हमारे पास में मेथड ऑफ कोगुलेशन मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, तो मेथड ऑफ कोगुलेशन में हमने क्या करा था कि अगर आपके पास में सॉल है और उस सॉल में आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हो, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से क्या होता था, कोगुलेशन होता था। तो देखिए अगर मेरे पास में ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपका गोल्ड सॉल्ट है, कितना, 10 ml गोल्ड सॉल मैंने यहाँ पे ले रखा है। अब ये जो गोल्ड सॉल होता है वो हमारा क्या होता है, गोल्ड सॉल जो होता है वो मेरा लायोफोबिक इन नेचर होता है। ठीक है ना, क्या होता है ये, लायोफोबिक इन नेचर होता है। मतलब ये ऑलरेडी क्या है, अनस्टेबल है यार। क्या है ये, अनस्टेबल है। अब ध्यान से सुनना कि मैंने क्या करा कि एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में 10 ml गोल्ड सॉल्ट मिला दिया। अब ये गोल्ड सॉल्ट जो है वो आपका क्या है, लायोफोबिक नेचर का होता है। जब आप सॉल में NaCl मिलाते हो, मतलब इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हो, है ना, तो मैंने क्या करा यहाँ पे 1 ml NaCl मिलाया, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, 10%। वो W/W या W/V कुछ भी हो सकता है, तो 10% है, मतलब 1 ml NaCl मैंने यहाँ पे मिला दिया, तो कोगुलेशन होगा, है ना। अब कोगुलेशन हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट के मिलाने की वजह से। अब चाहते हो आप कि कोगुलेशन क्या हो जाए, रुक जाए, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, टू स्टॉप कोगुलेशन। अगर मैंने गोल्ड सॉल लिया, उसमें NaCl मिलाया, तो कोगुलेशन हुआ। अब मैं चाहती हूँ कि कोगुलेशन क्या हो जाए, रुक जाए। तो उस कोगुलेशन को रोकने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लायोफिलिक सॉल का एडिशन करूंगी। क्या करूंगी, लायोफिलिक सॉल का एडिशन करूंगी। मतलब हमने ये देखा कि ये क्या होता है, आपका प्रोटेक्टिव कोलाइड होता है, और प्रोटेक्टिव कोलाइड ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, कोगुलेशन होने से प्रोटेक्ट करेगा, मतलब कोगुलेशन नहीं होने देगा।
अब उस कोगुलेशन को नहीं होने देना है, इसके लिए मुझे क्या करना है, लायोफिलिक सोल मिलाना है। अब ये लायोफिलिक सोल सपोज कि मैंने x ग्राम मिलाया, कितना मिलाया है, x ग्राम मिलाया, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, गोल्ड नंबर हो जाएगा। ये मेरी बात समझ में आई कि जो डेफिनेशन है वो कैसे समझी हमने कि गोल्ड नंबर इज नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव, तो यहाँ पे मिलीग्राम है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x मिलीग्राम मैंने मिलाया, ठीक है ना। तो गोल्ड नंबर इज नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव और लायोफिलिक कोलाइड एडेड इन 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन लिया टू स्टॉप कोगुलेशन इफ 1 ml NaCl इज एडेड, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे गोल्ड नंबर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं कि न्यूमेरिकली अगर मुझे देखना पड़े तो न्यूमेरिकल्स में कैसे सोल्व करूंगी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि गोल्ड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। एक मिनट मैं इसको फिर से लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ओवरलैपिंग हो गई थी। गोल्ड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 10 ml। सॉरी, हम 10 ml नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml ओनली, है ना, तो कितना भी हो सकता है, इंटू 10। तो ये हमारा क्या हो गया, गोल्ड नंबर निकालने का फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया बच्चों, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10। ठीक है, अब जैसे कि आपके पास में न्यूमेरिकल आता है तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे, मैं उसके लिए बता देती हूँ आपको एक क्वेश्चन करके। जैसे कि अगर मुझसे पूछा गया कि मेरे पास में, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एक मिनट, है ना, क्वेश्चन इज if 20 milligram of colloid is added in 100 ml gold solution, 100 ml gold solution to stop coagulation, what is गोल्ड नंबर। ठीक है ना, तो गोल्ड नंबर क्या होगा, तो गोल्ड नंबर निकालने का हमारे लिए फॉर्मूला क्या हुआ करता था कि जितने भी मिलीग्राम से, कितने मिलीग्राम है, 20 मिलीग्राम, कितने एमएल में लिया गया, 100 ml में लिया गया है, इनटू क्या करते थे हम, 10 करते थे, तो ये हमारे लिए कितना आ जाएगा, गोल्ड नंबर 2 आ जाएगा। तो अब देखिए कि आपके पास में ये चीज ध्यान रखनी है कि आप क्या कर रहे थे, प्रोटेक्टिव पावर चेक कर रहे हो, तो जितना ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर होगा उसका गोल्ड नंबर उतना ही कम होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या करोगे, प्रोटेक्टिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। तो आपसे कभी कभी ऐसे कंपेयर भी करा सकता है, जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे जिलेटिन होता है, जिलेटिन सॉल है, उसका गोल्ड नंबर मेरे पास में 0.005 से लेके 0.01 होता है, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के लिए मेरे पास में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.03 से लेके 0.07 होता है ना। तो यहाँ पे मेरे पास में एक जैसे कि आपसे पूछ ले कि किसका प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखें कि जिलेटिन का 0.05 से 0.01 होता है, लेकिन अगर मैं हीमोग्लोबिन का देखूँ तो 0.03 से 0.7 होता है।
तो यहाँ से मुझे क्लियर हो जाता है कि जिलेटिन का गोल्ड नंबर क्या है, कम है। और अगर जिलेटिन का गोल्ड नंबर कम है मतलब उसकी प्रोटेक्टिव पावर क्या हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। मतलब आप जिलेटिन इतना कम मिला दोगे उतने से ही हमारे क्या काम हो जाएगा, उतने से ही हमारा कोगुलेशन रुक जाएगा। तो कोगुलेशन को रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, लायोफिलिक सॉल्ट मिलाना पड़ता है। तो लायोफिलिक सॉल्ट जितना कम मिलाओगे वो उतना ही ज्यादा अच्छा आपका क्या करेगा, कोगुलेशन को रोकेगा। तो प्रोटेक्टिव पावर उसकी ज्यादा होगी। तो आप याद रखेंगे प्रोटेक्टिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने 10 क्यों मिलाया, क्योंकि पर 10 ml हमें ऐड करना है मिलीग्राम में। तो ये था आपका गोल्ड नंबर का। और आपको क्वेश्चन में गिवन भी होता है गोल्ड नंबर, अगर आपसे पूछे कि किसका प्रोटेक्टिव पावर अच्छा होगा या कौन कोगुलेशन को जल्दी से रोकेगा, तो आप मतलब कौन कोगुलेशन को जल्दी से रोकेगा इसका मतलब क्या है कि कौन जल्दी से प्रोटेक्शन करेगा, है ना। बात समझ में आ गई। तो प्रोटेक्शन के लिए या प्रोटेक्टिव पावर किसकी ज्यादा है, उसके लिए आप क्या देखोगे, जिसका गोल्ड नंबर जितना कम है वो उतना ही अच्छा प्रोटेक्टिव पावर रखेगा। तो आपके पास में यहाँ पे पोटैटो स्टार्च जो होता है उसका गोल्ड नंबर कम से कम 20 से 25 होता है। कितना होता है, 20 से 25 होता है। तो वो बहुत ही गंदा वाला आपका मतलब बहुत ही ऐसा नहीं, कोगुलेशन को रोकता ही नहीं है भैया, क्या मतलब है डालने का, है ना। जैसे जिलेटिन आपने मिला दिया इतने कम अमाउंट में, तब भी आपका क्या हो गया, कोगुलेशन रुक गया। तो बस ये छोटा सा पोर्शन था हमारा गोल्ड नंबर से रिलेटेड। अब हम बात करने वाले हैं इमल्शन। किसकी बात करेंगे हम, इमल्शन की बात करेंगे। तो इमल्शन क्या होते हैं, अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर मैं लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिलाती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, इमल्शन। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है इसकी डेफिनेशन, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन अनदर इमिस्किबल लिक्विड, ठीक है ना। इमिस्किबल मतलब आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने पानी में ऑयल मिला दिया है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका, इमल्शन बन जाएगा। तो लिक्विड डिस्पर्स्ड इन अनदर इमिस्किबल लिक्विड, ये दो टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ इमल्शन की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप के होंगे, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। अगर ऑयल इन वाटर होता है तो डिस्पर्स फेज ऑयल होगा और डिस्पर्शन मीडियम आपका वाटर होगा। अगर वाटर इन ऑयल आप करोगे तो डिस्पर्स फेज आपका वाटर हो जाएगा और डिस्पर्शन मीडियम हमारा क्या हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा। अगर ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल हम देखें इस टाइप का, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मिल्क एक इसका एग्जाम्पल होता है। और इधर वाटर इन ऑयल का अगर मैं बात करूं तो ये कॉड लिवर ऑयल हो जाएगा, है ना। अब बात आती है कि इसे मिक्स कैसे बनाया कैसे जाता है, इमल्शन को बनाया कैसे जाता है, प्रिपरेशन कैसे की जाती है, तो उसको देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। अब देखो कि अगर आपने ऐसे बोला कि वाटर के साथ में मैं पानी को ऐड कर दूं, सॉरी वाटर के साथ में पानी को ऐड क्या कर दूं, वाटर के साथ में मैं ऑयल को ऐड कर दूं, है ना। तो आपके पास में एक ऐसा बनेगा कि ये मिक्स नहीं होगा, है ना, ये मिक्स नहीं होगा जो आपने मिक्सचर लिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई जैसे आपस में लेयर्स नहीं होगी ना, यहाँ पे आपका नीचे क्या हो जाएगा, पानी, और ऊपर आपके पास में क्या हो जाएगा, ऑयल। अगर हम यहाँ पे कोई इमल्सिफाइंग एजेंट मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, अच्छे से पूरा इमल्शन बन जाएगा। क्या हो जाएगा, इमल्शन पूरा अच्छे से बन जाएगा। अगर आपने सिर्फ वाटर उठाया ऑयल उठाया दोनों को मिक्स कर दिया तो वो इतना परफेक्ट इमल्शन नहीं बनता है। तो ये इमल्सिफाइंग एजेंट मिलाने से हमारे पास में एक परफेक्ट इमल्शन बनता है। तो सब्सटेंस लाइक सोप्स और डिटर्जेंट which helps in making the emulsion stable are called emulsifiers or emulsifying एजेंट। बात समझ में आई। तो मतलब क्या कि अगर मुझे क्या करवाना है कि अगर इमल्शन बनाना है तो इमल्सिफाइंग एजेंट मुझे मिलाना पड़ेगा।
इमल्शन में हमने क्या करा, अब इमल्सिफाइंग एजेंट प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपकी दोनों ही, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बताया कि आपका डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों क्या थे, अलग अलग दिख रहे थे, तो आप इन तीनों को मिक्स कर दोगे। डिस्पर्शन मीडियम प्लस डिस्पर्स्ड मीडियम, सॉरी डिस्पर्स फेज, ठीक है ना, इसे हम स्लोली स्लोली ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, इमल्शन बन जाएगा। अब इमल्शन बन गया और इस मुझे क्या करना है, अलग करना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डी इमल्सिफिकेशन, मतलब इमल्शन की अलग इमल्शन से अपोजिट हो जाएगा, इट इज डी इमल्सिफिकेशन। तो मैं उसे बता देती हूँ। इमल्शन समझ में आया, प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन कैसे होती है कि अगर आपने वाटर और ऑयल लिया तो ये दोनों ही फेज आपके पास में क्या होगी, डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज आपके यहाँ पे ऐसे दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही मैं इमल्सिफाइंग एजेंट मिला देती हूँ तो यहाँ पे इमल्शन बन जाता है। तो इसका अच्छा एग्जाम्पल ये आप बोल सकते हो कि अगर दूध में आपको मिक्सिंग करनी है कुछ, है ना, नकली दूध बनाना है आपको, तो आप क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि डिटर्जेंट वगैरह मिलाते हैं, सोप वगैरह मिलाते हैं, इसलिए और आपको पता भी नहीं चलता है, तो वो किसका काम करते हैं, इमल्सिफायर एजेंट का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये था इमल्शन। अब बात करते हैं हम डी इमल्सिफिकेशन। डी इमल्सिफिकेशन, अब डी इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस, it is the process of breaking, it is the process of breaking on emulsion to yield the constituent liquids। दोनों लिक्विड जो थे उन दोनों लिक्विड को अगर हमें अलग करना है तो आप क्या कर दोगे, डी इमल्सिफाई। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑन इमल्शन टू yield द कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड। मेथड क्या होगी, मेथड क्या होगी, देखो क्या मेथड होगी, इमल्शन कैन बी ब्रोकन बाय हीटिंग, या तो आप हीट कर दो तो अलग अलग हो जाएंगे, या फिर सेंट्रीफ्यूज कर दो, या फिर एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स लार्ज अमाउंट में, तो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में भी अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दोगे तो लिक्विड कॉन्स्टिट्यूएंट जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएगी। दूसरा है बाय केमिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है ना, क्या कर दोगे, कोई ऐसा केमिकल डाल दोगे जो इमल्सिफाइंग एजेंट को क्या कर देगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा, तब भी आपका क्या हो जाएगा, डी इमल्सिफिकेशन हो जाएगा। अब सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल एकदम, कि भैया अपन ने पढ़ा इतने सारे कोलाइड्स, तो उन कोलाइड्स का एप्लीकेशंस क्या है यार, तो हमारा लास्ट यहाँ पे पार्ट क्या हो जाएगा, एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स, एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट मेडिसिन में क्या है, मेडिसिन में इसका यूज होता है। दूसरा हमारा सीवेज डिस्पोज के लिए इसका यूज होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए इसका यूज होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप, जैसे अपन ने पढ़ा था माइसेल बन जाती है, तो क्लिंजिंग क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप जो कि 10th में भी पढ़ते हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा बनाने भी में भी इनका यूज होता है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। फिर स्मोक प्रेसिपिटेशन, ठीक है। फिर किस में हो सकता है, फोटोग्राफी में इसका यूज होता है, फोटोग्राफी। फिर आर्टिफिशियल रेन के लिए भी इसका यूज किया जाता है, जैसे होटल्स वगैरह में आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है तो वहां पे भी हमारे पास में। फिर स्मोक स्क्रीन में इसका यूज किया जाता है, रबर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, एंड टेनिंग, या मैं कहूँ, सॉरी,
लेदर इंडस्ट्री में इनका यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे मैंने एक पूरी कोशिश करी है कि आपका ये वाला पार्ट जो है कवर हो जाए। ठीक है ना? ये कुछ प्रॉब्लम हुआ टेक्निकल इश्यू, तो इसकी वजह से 9, 10 और 11 पॉइंट्स आपका नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपके पास में क्या था? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्मोक स्क्रीन। क्या था? स्मोक स्क्रीन। दूसरा हमारे पास में रबर इंडस्ट्री एंड लेदर इंडस्ट्री। तो मैं ये कह रही थी कि मैंने एक कोशिश की है कि ये थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छे से समझा दूं। इसके अलावा अब एक आपका काम बचता है, वो है एनसीईआरटी से इस चैप्टर की एक बार पूरी अच्छे से रीडिंग करना। क्लियर? होप ये आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।